अकाल मृत्यु से मरे लोगों की आत्माएं बदले की भावना से भरी होती हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं मरती, उनके साथ मरती हैं उनकी ख्वाहिशें, उनका कोई अपना जो उनके इंतजार में होता है। ऐसी आत्माएं अपने हत्यारे से चिपक जाती हैं और उसे घुटन भरी मौत देती हैं। एक हादसे के पीछे धोखे की कहानी, घुटन। सुनिए रश्मि मिश्रा की आवाज में सिर्फ कथा कन्या चैनल पर। सुरेश अपने अतीत से भागना चाहता था। सुरेश को लगा था जगह बदल जाने से शायद उसे उस घुटन से छुटकारा मिल जाएगा जो पिछले 3 साल से उसे खाए जा रहा था। यही सोच के उसने तय किया कि वो गांव छोड़कर मुंबई शहर चला जाएगा। लेकिन ना अतीत से भागा जा सकता है ना आने वाले कल से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। रूह को छू जाने वाली कहानियों के माध्यम से आपका और हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और हम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जैसे कोई रास्ता सही पते से जुड़ जाता है। तो आइए सुनते हैं मेरे यानी रश्मि मिश्रा की लिखी कहानी घुटन मेरी ही आवाज में, सिर्फ कथा कन्या चैनल पर। इस कहानी की शुरुआत बिहार के एक खदान में हुए उस हादसे से हुई जहां सुरेश मजदूर का काम करता था। उस दिन खदान में बिछे डायनामाइट के फटने के कारण खदान का एक हिस्सा ढह गया और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। सुरेश कुछ मजदूरों के साथ वहां फंस गया था। सुरंग भारी धूल से भर गई थी, जिसके कारण घुटन बढ़ने लगी थी और सांस लेने में मुश्किल होने लगी। समय रहते मदद मिल गई और बाकी मजदूरों के साथ सुरेश को भी वहां से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन उसके सामने एक 20 साल के लड़के की मौत हो गई, जिससे कुछ घंटे पहले ही सुरेश की मुलाकात हुई थी। सुरेश उसका नाम भी नहीं जान पाया था। जब सुरेश को सेफ्टी कैप्सूल से ऊपर खींचा जा रहा था, तब खदान की धूल में उस लड़के का दम घुट रहा था। वो घुटती हुई आवाज में सुरेश को पुकार रहा था, घुटन घुटन हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सुरेश भैया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और तभी उस लड़के के ऊपर खदान का एक पत्थर आके गिरा। वो लड़का उस पत्थर के नीचे दब गया। सुरेश ने देखा उस पत्थर के नीचे दब जाने के बाद भी उस लड़के का हाथ पत्थर के बाहर निकला हुआ था। उसकी उंगलियां अब भी हिल रही थीं, जैसे वो लड़का बताना चाहता हो कि वो अभी भी जिंदा है। पर सुरेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सुरेश को ऊपर खींच लिया गया। खदान के बाहर निकल के सुरेश ने सबसे कहा कि वो लड़का नहीं बचा। उस हादसे के बाद सुरेश बहुत बदल गया। उसने खदान जाना छोड़ दिया। गांव वालों को लगा कि सुरेश के मन में उस हादसे का सदमा बैठ गया है, पर सुरेश अंदर ही अंदर इस बात में घुटने लगा था कि उस लड़के की सांसें चल रही थी। सुरेश उसे बचा सकता था, लेकिन उसने लड़के को नीचे घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दिया। सुरेश को हर वक्त उस लड़के की घुटन भरी उखड़ी हुई सांसें सुनाई देती थी, जैसे वो सुरेश को पुकार रही हूँ। नींद में भी उसे अक्सर उस लड़के का वो पत्थर से निकला हुआ हाथ दिखाई देता था। वो हाथ जो खून से लथपथ था, जो धूल से सना हुआ था, जिसकी उंगलियां हिल रही थी। दिन पर दिन सुरेश की घुटन बढ़ती जा रही थी। ये घुटन उसे न जीने दे रही थी न मरने दे रही थी। धीरे धीरे इस हादसे को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन सुरेश के लिए जैसे वक्त रुक सा गया था। वो आज भी उस लड़के की मौत को भुला नहीं पाया था। एक रोज सुरेश के बचपन का दोस्त भानु, जो मुंबई शहर में काम करता था, गांव आया। भानु सुरेश से मिला और उसे समझाया कि कभी कभी जगह बदल देने से बुरे हादसों की याद मिट जाती है, और भानु सुरेश को अपने साथ मुंबई शहर ले आया। भानु की मदद से सुरेश को भी उसी बिल्डिंग में नाइट वॉचमैन की नौकरी मिल गई, जिसमें भानु दिन में वॉचमैन की ड्यूटी करता था। बिल्डिंग के सामने एक पक्की सड़क थी। सड़क के उस पार एक घना पेड़ों से भरा हुआ पार्क था, जो दिन में जितना ही लुभावना लगता था, रात में वो उतना ही डरावना दिखता था। सुरेश की ड्यूटी शाम 7 बजे से सुबह तक की होती। भानु ने सुरेश को काम समझाया कि रात में सुरेश को 2 बार बिल्डिंग की गश्त पर निकलना है, आने जाने वालों के लिए गेट खोलना है और रजिस्टर में उनकी एंट्री को मेंटेन करना है। सुरेश समझदार था। हफ्ते भर में उसने पूरा काम समझ लिया। सुरेश ने पाया कि शहरों में जिंदगी बहुत तेजी से खर्च होती है, सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिलता। सुरेश भी कहीं न कहीं इस नए बदलाव में पुराने हादसों के निशान को मिटा देना चाहता था।
सुरेश ने पाया कि बिल्डिंग के आधे से ज्यादा फ्लैट बंद हैं। तब भानु ने उसे बताया कि गर्मियों में अक्सर शहरी लोग या तो हिल स्टेशन की तरफ भागते हैं या फिर अपने रिश्तेदार और परिवारों के पास चले जाते हैं। शहरों में ये बड़ी बड़ी इमारतें खाली हो जाती हैं और चोरी का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए रात में बहुत चौकन्ने होकर के नौकरी करना। सुरेश हर शाम 7 बजे ड्यूटी पर आ जाता था और रात के 11:30 बजे जब बिल्डिंग में आने जाने वालों की चहल पहल थोड़ी कम हो जाती थी तो वॉचमैन की केबिन में बैठकर वो खाना खाता। उसके बाद वॉचमैन केबिन में रखी हुई लकड़ी की ही कुर्सी पर बैठे बैठे वो मोबाइल को चार्ज में लगाकर गाने सुनता और ठीक रात के 1:30 बजे वो उठता और लाठी पीटते हुए पूरी बिल्डिंग के 2 चक्कर मारता और 2 बजे वापस आकर फिर से वॉचमैन के केबिन में बैठकर अपनी ड्यूटी पूरी करता। एक रात सुरेश ड्यूटी पर था। खाना खाकर उसने मोबाइल में कोई पुराना गाना लगा दिया और लकड़ी की कुर्सी पर आराम से बैठ गया। और ये पहली बार था जब उसकी आंख लग गई थी और महीनों बाद उसने सपना देखा कि वो उस खदान में है जो धूल से भर चुकी है और वो 20 साल का लड़का वहीं जमीन पर पड़ा हाथ हिलाते हुए सुरेश से कह रहा है, बहुत घुटन हो रही है, बचा लो मुझे, बचा लो। सुरेश सपने में उस लड़के की तरफ उसकी मदद करने के लिए बढ़ा ही था कि वो लड़का अचानक से हंसने लगा। मैं जानता हूँ तू मुझे नहीं बचाएगा, तू मुझे यहीं घुटने के लिए छोड़ देगा और मैं यहीं घुट घुट के मरूंगा, तड़प तड़प के मरूंगा। लड़के की बात सुनकर सुरेश का चेहरा एकदम से रूखा हो गया और उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस लड़के के ऊपर पटक दिया। ठीक उसी समय बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में जिधर सारे फ्लैट्स की खिड़की खुलती थी उधर किसी ऊपरी मंजिल से कोई भारी चीज गिरने की जोरदार आवाज हुई। उस आवाज से सुरेश की नींद झटके से खुली। सुरेश ने पाया कि वो एक सपना देख रहा था पर वो हकीकत में पसीने से लथपथ हो चुका था। तभी उसे उस आवाज का ख्याल आया जो बिल्डिंग के पीछे से आई थी। उसने झटपट अपना टॉर्च संभाला और लाठी लेकर के केबिन से बाहर निकला। केबिन से बाहर निकलते वक्त सुरेश ने केबिन में लगे वॉल क्लॉक की ओर देखा। रात के 2:10 हो रहे थे। वो तेजी से बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में गया जिधर से आवाज आई थी। उस हिस्से में अक्सर अंधेरा रहता था क्योंकि उधर किसी का आना जाना नहीं होता था। वहाँ एक कोने में बिल्डिंग की 4 दीवारी से लगा एक बाथरूम बना था जो अक्सर बंद रहता था या फिर वॉचमैन उसका इस्तेमाल करते थे। बाथरूम के सामने एक छोटा सा चबूतरा था। उस चबूतरे के एक कोने पर एक खंबा लगा था जिस पर एक खुले तार वाला 0 वॉट का पीला बल्ब झूल रहा था। उस पीले बल्ब की रोशनी रात के अंधेरे को मिटाने की कोशिश में एक रहस्यमयी भूरा सा वातावरण बना रही थी, जिसे दूर से देखकर ऐसा लगता था जैसे अंधेरा उस रोशनी को पीता जा रहा है, जिससे बल्ब की रोशनी का दायरा बहुत छोटा हो गया है, जो कभी कभी भ्रम पैदा करता है, जैसे बाथरूम का दरवाजा हिल रहा हो। हवा के साथ कभी कभी बल्ब के हिल जाने पर वहाँ पड़ी बेकार सीमेंट की बोरियां और कबाड़ को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके पीछे कोई छुपकर घात लगाकर बैठा हमें घूर रहा हो। सुरेश उस चबूतरे पर पहुंचा। उसने आसपास देखा, वहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल से गिरी हो। वो मन ही मन सोचने लगा, फिर वो आवाज कैसी थी। अगले ही पल उसे अपना सपना याद आया जिसमें वो भारी पत्थर उठाकर लड़के के ऊपर पटक रहा था। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगा, ये सच नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा। तभी ऊपरी किसी मंजिल से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से खिड़की बंद करी हो। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे फ्लैट नंबर 13 की खिड़की से कोई नीचे झांकते हुए उसे ही घूर रहा हो। सुरेश चिल्लाया, कौन है वहाँ, कौन है? वो जो कोई भी था पीछे हट गया और 13वीं मंजिल की लाइट ऑफ हो गई। इससे पहले सुरेश कुछ समझ पाता, उसे किसी चीज के घसीटे जाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने इधर उधर देखा पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो गेट की तरफ वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी उसे वॉचमैन वाले वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसे लगा कहीं चोर तो नहीं जो यहाँ छुप करके बैठा हो। उसने हिम्मत बांधी, टॉर्च ऑन किया और अपने डंडे को जोर से पटकता हुआ वॉशरूम के करीब जा पहुंचा और उसका दरवाजा डंडे की मदद से खोला, पर अंदर कोई नहीं था। सुरेश वॉशरूम का दरवाजा बंद करके बिल्डिंग की गश्त के लिए निकल गया और वापस जब गेट पर आया तो क्या देखता है, बिल्डिंग के गेट पर एक बुढ़िया खड़ी है जिसके सफेद उलझे हुए बाल हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन है
कमर से झुकी हुई वो गेट के ठीक बीचों बीच खड़ी है और अपने ही शरीर के बोझ को ढोती हुई धीरे धीरे चप्पल घसीटती हुई गेट से निकलकर सड़क की तरफ बढ़ रही है। सुरेश खुद में ही बड़बड़ाया, ये काकी कौन है? इन्हें आज से पहले तो कभी नहीं देखा। एक बार उसके मन में आया कि वो उनसे पूछे कि वो किस फ्लैट में रहती हैं, पर कुछ सोच के वो रुक गया। वो चुपचाप अपने केबिन में लौट आया और अपनी लकड़ी की कुर्सी पर आकर के बैठ गया, पर उसकी नजर अभी भी बूढ़ी काकी पर ही थी, जो धीरे धीरे चप्पल घसीटती हुई बिल्डिंग के सामने वाले पार्क की तरफ जा रही थी। तभी गेट पर एक मोटर आई और उसने हॉर्न दिया। सुरेश झट से उठा और गेट खोलने पहुंच गया। ये पंडित विष्णु महाराज की मोटर थी, जो काफी विद्वान पंडित थे। उन्होंने सुरेश को देखा तो पूछा, लगता है नए आए हो? सुरेश ने काफी शराफत से जवाब दिया, जी साहब। विष्णु महाराज बिल्डिंग के अंदर चले गए। अगले दिन अपनी ड्यूटी खत्म करके सुरेश जब चौल पहुंचा तो भानु ने उसे बताया कि उसके साले की शादी हो रही और वो हफ्ते भर के लिए गाँव जा रहा है। भानु के चले जाने के बाद सुरेश के पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो बात कर सके। वो चुपचाप नाइट ड्यूटी पर जाता, गश्त लगाता और सुबह वापस चौल आकर के खाता पीता और रात की ड्यूटी करने के लिए दिन में सो जाता। इसी बीच एक वाकया उसके साथ बार बार हो रहा था। हर रात ऊपरी मंजिल से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आती। जब वो पीछे जाता और देखता तो वहाँ कुछ नहीं होता, और हर रोज 2 से 2:30 बजे के बीच बूढ़ी काकी अपनी चप्पल घसीटती हुई बिना कुछ कहे वॉचमैन केबिन के सामने से गुजरती हुई पार्क में चली जाती। ये सिलसिला हर रात हो रहा था। सुरेश सोचने पे मजबूर हो गया कि हर रात बूढ़ी काकी पार्क में क्यों जाती है। एक रात सुरेश से रहा नहीं गया और वो बूढ़ी काकी के सामने आ गया और पूछ बैठा, काकी इतनी रात में अकेले पार्क में क्यों जाती हो? बूढ़ी काकी ने अपनी झुकी हुई कमर को जरा सा सीधे करते हुए सुरेश की ओर देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगी। सुरेश ने एक बार फिर काकी से पूछा। तब काकी ने पार्क की तरफ इशारा करते हुए कहा, खोली हवा। काकी का इतना कहना था कि सुरेश सर से पांव तक कांप गया। उसके दिमाग में अतीत के वो पन्ने खुलने लगे जिन्हें वो याद नहीं करना चाहता था। उसके कानों में उस लड़के की आवाज आई, घुटन हो रही है, घुटन हो रही है। इससे पहले कि सुरेश अपनी यादों की गहराइयों में गोते लगाता, तभी सड़क पर एक तेज मोटर बाइक गुजरी। सुरेश मोटर बाइक वाले पे चिल्लाया, अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? सड़क पर बुजुर्ग चल रही हैं, इन्हें लग जाती तो? बाइक वाला पलटा, पर उसे वॉचमैन के सिवाय वहाँ कोई नजर नहीं आया। वो वॉचमैन को गालियां देता हुआ आगे बढ़ गया। सुरेश पसीने से तरबतर हो चुका था। बूढ़ी काकी वहाँ नहीं थी। अगली रात बूढ़ी काकी अपनी चप्पल घसीटती हुई कैबिन के सामने से गुजरी तो सुरेश ने इस बार आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। सुरेश एक पल के लिए चौंका। काकी ने उसकी ओर देखा तो सुरेश ने खुद को संभालते हुए काकी से कहा, आओ काकी, मैं तुम्हें पार्क तक छोड़ देता हूँ। ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और उससे इस बार पूछा, तू मेरे साथ चलेगा? सुरेश ने कहा, हाँ काकी, मैं आपके साथ चलूंगा। खाली सड़क देखकर आजकल के नौजवान गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में भगाते हैं। आओ आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुरेश काकी का हाथ पकड़कर उनके साथ पार्क की तरफ बढ़ गया और उसने पूछा, काकी एक बात बताओ, तुम इतनी रात में क्यों निकलती हो? तो काकी ने जवाब दिया, खुली हवा में सांस लेने के लिए निकलती और उसका इंतजार करती हूँ। सुरेश इससे पहले काकी से पूछ पाता कि वो किसका इंतजार करती हैं, तभी वो दोनों पार्क के गेट तक पहुंच गए। बूढ़ी काकी धीरे धीरे पार्क के अंदर जाकर एक बेंच पर बैठ गई। सुरेश ने देखा काकी बेंच पर बैठकर उसे ही घूर रही है। सुरेश ने बाहर से ही उन्हें आराम से बैठने का इशारा किया और वापस ड्यूटी के लिए केबिन में आकर के बैठ गया। अब ये रोज का सिलसिला था। सुरेश रोज काकी को पार्क तक छोड़ने जाता। सुरेश को हर रात किसी ऊपरी मंजिल से कोई चीज नीचे गिरने की आवाज सुनाई देती, पर अब वो उससे चौंकता नहीं था, बल्कि अब उसे इसकी आदत सी पड़ गई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो पीछे जाएगा और वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बल्कि ये आवाज उसके लिए खुशी लाती थी, क्योंकि इस आवाज के बाद काकी बाहर आती थी।
सुरेश जल्दी जल्दी बिल्डिंग की 2 गश्त पूरी करके वापस गेट पर आ जाता था और काकी का हाथ पकड़ के उन्हें पार्क तक लेकर के जाता था और रास्ते में उनसे बातें करता। एक रात सुरेश काकी का हाथ पकड़कर उनसे बातें करते हुए उन्हें पार्क तक छोड़ने जा रहा। उस रात पंडित विष्णु महाराज देर रात से लौटे। उन्होंने सुरेश की ओर देखा और हैरान रह गए, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए। रात के बाद पंडित जी ने सुरेश पर नजर रखना शुरू किया और उन्होंने पाया कि सुरेश हर रात 2 से 2:30 बजे के बीच किसी से बातें करते हुए पार्क की तरफ जाता है और 5-10 मिनट में लौटकर वापस अपनी ड्यूटी में लग जाता है। एक रात सुरेश काकी को पार्क के गेट तक छोड़ने गया तो काकी ने उसे अपने साथ पार्क के अंदर चलने के लिए कहा। सुरेश झिझका पर सुरेश उनके साथ जाकर बेंच पर बैठ गया। बातों बातों में काकी ने सुरेश को बताया कि वो फ्लैट नंबर 13 में रहती हैं और अक्सर उन्हें उनका छोटा बेटा इस पार्क में लेकर आया करता था और दोनों इस बेंच पे बैठ के घंटों बातें किया करते थे। मेरा बेटा आएगा, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। सुरेश ने काकी से पूछा, कहाँ गया है आपका छोटा बेटा? काकी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, 3 साल पहले घर से झगड़ के निकला था। 20 साल का बेटा है मेरा, आज तक नहीं लौटा है। काकी की बात सुनकर सुरेश सोच में पड़ गया और उसे अचानक खदान में मरे उस 20 साल के लड़के की याद आ गई। उसकी आंखों के सामने वो भयानक मंजर एक बार फिर से आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो बेंच पर नहीं, खदान की जमीन पर बैठा हो और खदान की सारी दीवारें ढह ढह कर गिर रही हों और सारा रास्ता फिर से बंद हो गया हो और वो सुरंग धूल से भर गई हो। सुरेश ने पाया कि वो बाकी मजदूरों के साथ उस खदान में फंस गया है और एक एक करके सभी मजदूरों को ऊपर खींच लिया गया है। अब बस सुरेश और उस लड़के को ऊपर खींचा जाना बाकी है। सुरेश जितना घबराया हुआ था उससे कहीं ज्यादा वो लड़का डरा हुआ था। वो बड़बड़ा रहा था, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मैं मरना नहीं चाहता। तभी फिर से कैप्सूल को सुरंग के अंदर लटकाया गया। इस बार उस लड़के को ऊपर खींचा जाना था। तभी खदान की एक दीवार फिर से ढह गई और पूरी सुरंग पर धूल छा गई, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सुरेश को लगा कि अगर वो अभी बाहर नहीं निकलेगा तो वो यहीं फंस के मर जाएगा। पर उस लड़के की हालत सुरेश से भी बुरी थी, क्योंकि वो पहली बार सुरंग में उतरा था और उसके साथ ये हादसा घट गया था। वो लड़का कैप्सूल की तरफ बढ़ा। तभी सुरेश ने उस लड़के से कहा, रुक जा, तू नहीं जाएगा, पहले मैं जाऊंगा, मैं नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा। और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और दोनों आपस में लड़ पड़े। तभी सुरेश ने उस लड़के को एक जोरदार धक्का दिया और वो लड़का एक पत्थर पे जाके गिर पड़ा। दुबले पतले उस लड़के की कमर की हड्डी टूट गई। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो वहीं बैठा रोने लगा। सुरेश और भी घबरा गया, पर इस वक्त उसे सिर्फ अपनी जान की परवाह थी। खुद जाके कैप्सूल में बैठ गया और कैप्सूल ऊपर खींचा जाने लगा। वो लड़का ठीक से सांसें नहीं ले पा रहा था और रोते हुए सुरेश से विनती कर रहा था, सुरेश भैया, मुझे जाने दो भैया, प्लीज मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और तभी एक भारी पत्थर उस लड़के के ऊपर आकर के गिरा, जिसकी जोरदार आवाज में उस लड़के की आवाज दब गई और धूल का एक बवंडर उठा जिसने उस लड़के को ढक लिया। सुरेश ये मंजर देख रहा था। उस पत्थरों के नीचे दबे उस लड़के का हाथ बाहर निकला हुआ है, जो धूल से सना हुआ है। वो हाथ अब भी हिल रहा था। उसकी अंगुलियां जैसे कह रही कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं। मगर सुरेश वहां से निकल गया। ऊपर जब उससे पूछा गया नीचे कोई और बचा है, तो सुरेश डर गया कि कहीं उस लड़के को बाहर निकाल लिया गया तो वो सच सच बता देगा कि सुरेश ने उसे धक्का मार दिया था। सुरेश ने सबके सामने झूठ बोला कि नीचे कोई नहीं बचा है और उस लड़के को घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उस हादसे के बाद कोई भी रात ऐसी नहीं गई जब सुरेश के मन में ये बात कचोटती नहीं थी कि वो उस लड़के को बचा सकता था। हर रात सुरेश को ऐसा लगता जैसे वो लड़का सुरेश के कानों के पास आकर चिल्ला रहा हो। बेंच पे बैठा सुरेश पसीने से तरबतर हो गया। उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का उसके कानों पर चीख रहा हो। सुरेश ने झट से अपने कानों पर अपना हाथ रख लिया और खुद चिल्लाने लगा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें नहीं मारा। सुरेश की सांसें उखड़ चुकी थी। तभी एक तीखी हंसी की आवाज सुरेश के कानों पर पड़ी।
सुरेश। सुरेश ने आंखें खोली तो उसने पाया कि वो काकी के बगल में बैठा है, जो अभी भी उसे घूर रही है। सुरेश अचानक से चौंका और बोला, काकी, तुम मुझे आवाज दे रही थी क्या? तुम ही मेरा नाम पुकार रही थी ना? काकी एक बार फिर से हंस पड़ी और बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, पर तेरे अंदर का शोर ही तुझे सता रहा है। बोल बोल, क्या छुपा रहा है? भाग रहा है ना अपने पाप से, पर भागने से पाप नहीं मिटता। सुरेश बेचैन हो गया और वो एकदम से उठा और पार्क के गेट तक पहुंच गया। वो अभी आगे बढ़ के पार्क से निकलने ही वाला था, तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पलटा और क्या देखता है, काकी जो उससे 20 फीट दूर बेंच पर बैठी है, वो उसे घूर रही है और उसका दाहिना हाथ किसी पेड़ की तने की तरह लंबा होकर सुरेश की कलाइयों को जकड़ रखा है। इससे पहले सुरेश कुछ समझ पाता, उसने देखा कि काकी के वो हाथ उस लड़के के धूल से सने हुए हाथों में बदल गए। सुरेश का दिल मानो बैठ सा गया। वो पूरी जान लगा के भागा और गेट से बाहर निकल गया। तभी उसका पांव किसी पत्थर से टकराया और वो जमीन पे लड़खड़ा के गिरा। सर पे चोट लगने के कारण सुरेश वहीं बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब सुरेश को होश आया तो उसने खुद को उसी बेंच पर बैठा पाया जिस पर वो कल रात काकी के साथ बैठा था। अब उसे एहसास हुआ कि उसने एक भयानक सपना देखा था। सुरेश जल्दी जल्दी उठा और उस पार्क से निकला और जैसे ही बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा, उसने पाया बिल्डिंग की गेट पर भानु खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। सुरेश ने भानु से पूछा कि वो गांव से कब लौटा। तब भानु ने बताया कि वो कल रात में ही लौटा है और कल रात से ही वो सुरेश को फोन लगा रहा है। उसे कुछ सोचता हुआ देखकर भानु ने पूछा, क्या बात है सुरेश, सब ठीक तो है ना? ड्यूटी छोड़ के कहाँ चला गया था तू? इस पर सुरेश ने बताया कि आजकल रात में एक बूढ़ी काकी पार्क तक जाती है। वो काफी बूढ़ी हैं, इसलिए मैं उन्हें पार्क तक छोड़ने चला जाता हूँ। कल रात काकी ने कहा मेरे साथ 5 मिनट बैठ। पता नहीं यार कैसे कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। अब आंख खुली है तो सीधा भागा भागा आ रहा हूँ। भानु ने सुरेश को समझाया, देख भाई, ड्यूटी पर इधर उधर मत जाया कर। सुरेश कोई जवाब देता उससे पहले वहाँ विष्णु महाराज आए और उन्होंने सुरेश से पूछा, कल रात तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं थे? तब सुरेश ने उन्हें बताया, आगे से ऐसा नहीं होगा। सुरेश ने केबिन की चाबी भानु को सौंपी और घर चला गया। उसके जाने के बाद पंडित जी ने उससे कहा कि सुरेश ठीक नहीं है। एक रात जब मैं देर से घर लौट रहा था तो मैंने सुरेश को पार्क की तरफ जाते देखा था। इस पर भानु बोला, सुरेश अभी मुझे बता ही रहा था कि 13वीं मंजिल पर कोई काकी रहती है, उन्हीं को पहुंचाने जाता है साहब पार्क तक। इस पर विष्णु महाराज बोले, उस रात जब मैं लौट रहा था तो मैंने सुरेश को पार्क की तरफ जाते देखा था। उस दिन से मैंने सुरेश पर नजर रखना शुरू किया है। सुरेश हर रात 2 से 2:30 बजे के बीच में किसी का हाथ थामकर पार्क तक जाता है, उनसे बातें करता हुआ, पर उसके साथ कभी कोई नहीं होता। ये सुनकर भानु हैरान रह गया। तब विष्णु महाराज ने बोला, 1 हफ्ते पुराना सीसीटीवी फुटेज निकाल। जब भानु ने फुटेज चेक किया तो उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसने देखा सुरेश बिल्डिंग की गश्त लगाने के बाद दौड़ा दौड़ा गेट पर आता है और किसी से बातें करता है और ऐसे चलता है जैसे उसने किसी का हाथ थाम रखा हो, पर उसके साथ कोई नहीं होता। भानु घबराकर विष्णु महाराज से पूछा, पंडित महाराज ये सब क्या है? तब विष्णु महाराज ने उससे कहा, जरूर कोई साया है। वो साया बुढ़िया के रूप में सुरेश को क्यों नजर आ रहा है ये कहना तो मुश्किल है, पर जब भी ऐसी आत्माएं किसी के सामने आ जाती हैं और उनसे संपर्क करती हैं तो उनका जरूर कोई मकसद होता है। उसी शाम सुरेश वापस ड्यूटी पर आया। हर रात की तरह काकी के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन आज एक अनोखी बात हुई, वो काकी नहीं आई। सुरेश को थोड़ा अजीब लगा। अगली रात भी काकी नहीं आई। धीरे धीरे हफ्ते गुजर गए और काकी नहीं आई। तकरीबन 10-15 दिन बीत जाने के बाद सुरेश के मन में शंका हुई कि कहीं काकी बीमार तो नहीं पड़ गई। उसे लगा कि एक बार काकी के घर जाकर उनका हाल चाल लेना चाहिए। वो सीधा 13वीं मंजिल पर पहुंचा और काकी ने जो फ्लैट नंबर बताया था उसका दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर बाद लगभग 45 साल का एक आदमी जिसका नाम अमित है, उसने दरवाजा खोला। सुरेश अक्सर अमित बाबू के लिए गेट खोलता था और वो भी उसे चाय पानी के लिए कुछ पैसे पकड़ा दिया करते थे। सुरेश को दरवाजे पर खड़ा देख करके अमित बाबू ने पूछा, क्या बात है सुरेश, वो आपकी माँ जी है ना?
वो काकी माँ वो अक्सर रात में 2 से 2:30 बजे के बीच में पार्क में टहलने जाती हैं। मैं खुद उन्हें छोड़ करके आता हूँ। कई दिन हो गए वो नीचे ही नहीं आई। काकी बीमार हैं क्या? सुरेश के सवाल के बाद एक अजीब सी ठंडी खामोशी छा गई और अमित बाबू धीरे से बोले, मेरी माँ को मरे तो 3 साल बीत गए हैं। इससे पहले उन दोनों के बीच और सवाल जवाब होता, तभी सुरेश की नजर हॉल में टंगी उस तस्वीर पर गई जिस पर हार चढ़ा हुआ था। सुरेश उस तस्वीर को देखकर सर से पांव तक कांप गया। तस्वीर उसी काकी की थी जिसे वो हर रात पार्क में छोड़ने जाता था। पर सुरेश के लिए सिर्फ ये सदमा काफी नहीं था, अभी उसे एक झटका और लगना बाकी था। काकी की तस्वीर के ठीक बगल में एक लड़के की तस्वीर लगी हुई थी जो तकरीबन 20 साल का नजर आ रहा था, जिसे देखकर सुरेश को चक्कर सा आ गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और वो वहीं दरवाजे पर ही लड़खड़ा गया। उसके दोनों कान सुन्न पड़ गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पाँव में पत्थर बांध के उसे किसी गहरी खाई में फेंक दिया और वो खाई सीधा जाकर खदान में खुलती है। उसका शरीर अपने काबू में नहीं रहा। वो लगभग दीवार के सहारे से गिरते गिरते बचा। तभी अमित ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखा, जैसे अमित बाबू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे किसी भयानक सपने से बाहर निकाल लिया। सुरेश ने खुद को संभालते हुए उस लड़के की फोटो की तरफ इशारा करते हुए अमित बाबू से पूछा, ये किसकी फोटो है भैया? अमित ने बताया, ये मेरा छोटा भाई अनूप था। 3 साल पहले किसी छोटी सी बात पर घर से नाराज होकर के चला गया था और पता नहीं कैसे बिहार के खदान में उसकी दम घुट जाने से मौत हो गई। हमें तो आज तक समझ नहीं आता कि अनूप उस खदान में पहुंचा कैसे। इतना सुनना था कि सुरेश का चेहरा स्याह पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गर्दन से पकड़कर उस अतीत में ले जाकर के झोंक दिया हो, जिससे वो आंखें बंद करके बैठा था, जिसके शोर से वो अपने कान बंद कर लेता था। जिस अतीत से भागकर सुरेश शहर आया था, आज वही अतीत उसके सामने खड़ा था। ये तस्वीर उसी लड़के की थी जिसे सुरेश ने घुट घुट के मरने के लिए खदान में छोड़ दिया था। सुरेश की आंखें अनूप की तस्वीर पर टिक गई और उसे वो दिन याद आया जब सुरेश पहली बार अनूप से टकराया था। उस दिन सुरेश अपने बाकी मजदूर दोस्तों के साथ खदान के बाहर चाय की टपरी पर चाय पी रहा था और अपने दोस्तों के बीच हंसी मजाक कर रहा था। तभी अनूप, जिसकी हालत बहुत खराब थी, जिसे देख के साफ पता चल रहा था कि उस लड़के ने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, वो चाय की दुकान पर आया और उसने चाय वाले से 1 प्याली चाय मांगी। चाय वाले ने बाकियों की तरह उसे भी 1 प्याली चाय थमा दी। खुद में खोया अनूप कांपते हाथों से चाय पिया और वहां से जाने लगा। तब चाय वाले ने उसे पकड़ लिया और पैसे ना दे पाने पर उसे मारने पर उतारू हो गया। सुरेश ये तमाशा देखकर मजे ले रहा था। तभी एक बूढ़े मजदूर ने अनूप की चाय का पैसा दे दिया और अनूप को चाय वाले से छुड़ाया। अनूप में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो वहां से चला जाता। अनूप चुपचाप गुमसुम सा वहीं एक बेंच पर बैठ गया। अनूप की हालत सुरेश देख रहा था और न जाने उसे क्या मस्खरी सूझी। सुरेश ने हंसते हुए अपने दोस्तों से मस्ती में कहा, देख अब मैं इस लड़के को कैसा बकरा बनाता हूँ। सुरेश अपने दोस्तों को छोड़कर अनूप के पास आ गया और उससे पूछा, लगता है तू भूखा है? अनूप ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेश ने उसे एक और चाय थमाई, साथ में 2 बिस्किट भी दिए। ले खा ले, लेकिन इसके बदले तुझे काम करना पड़ेगा। अनूप कई दिनों से भूखा था। वो बिस्किट पर टूट पड़ा। सुरेश ने अपने दोस्तों के आगे शान बघारने के लिए अनूप से कहा, और खाएगा? भर पेट थाली खिलाऊंगा। बस तुझे भी हमारी तरह खदान में उतर कर काम करना पड़ेगा। शाम को 800 मिलेंगे, 500 मैं रखूंगा और 300 तुझे दे दूंगा। बोल मंजूर है? सुरेश उस वक्त तक अनूप का नाम भी नहीं जानता था और ना ही उसने उसका नाम जानने की कोशिश की। उसने अनूप का हाथ पकड़ा और उसे लेकर के खदान में उतर गया और उसी दिन खदान में डायनामाइट फट गया और खदान ढहने लगी और धूल से भर गई। मजदूर फंस गए थे जिन्हें किसी तरह से ऊपर खींच लिया गया था और आखिरी में अनूप को ऊपर खींचा जाना था, लेकिन सुरेश ने उसे धक्का मार करके गिरा दिया और वो चलने लायक नहीं रहा। सुरेश ये सब देख रहा था और चुपचाप वहां से निकल गया। अनूप को उसी खदान में घुट घुट के मरने के लिए छोड़ गया।
सुरेश अभी भी अमित बाबू के घर खड़ा था और उसकी नजरें अनूप की फोटो पर टिकी हुई थी। सुरेश को भ्रम होने लगा था कि वो फ्लैट अचानक से खदान में बदलने लगा है, जहाँ सिर्फ धूल ही धूल भरी हुई है। उसे फ्लैट की दीवारों की जगह खदान की दीवारें दिखने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे अनूप की तस्वीर उस खदान की दीवार पे लटकी हो और अनूप खदान की दीवार से चिपका हुआ सुरेश को घूर रहा है और अनूप के पाँव हवा में हैं और हवा के साथ धीरे धीरे सुरेश की तरफ बढ़ रहे हैं। सुरेश ये देखकर घबराहट से हांफने लगा। तभी सुरेश वहां से भागा। उसे वो कॉरिडोर भी खदान की सुरंग नजर आने लगी थी। तभी उसे बिल्डिंग की लिफ्ट नजर आई। लिफ्ट ऊपर आने लगी। तभी उसे लगा कि अनूप की आत्मा उसका पीछा करते हुए वहां आ गई है और अब सुरेश की तरफ बढ़ने लगी है। वो तेजी से भागा और सीढ़ियों से उतरा और तूफान की रफ्तार पकड़कर 13वीं मंजिल से नीचे की ओर भागने लगा। वो जितनी तेजी से नीचे की ओर भाग रहा था उतनी ही तेजी से अनूप की आत्मा उसके पीछे आ रही थी और आखिरकार उसका पांव लड़खड़ाया और वो लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। वो दर्द से चीखा। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को खोलना चाहा और तभी उसने देखा कि अनूप की आत्मा आकर उसके सीने पर बैठ गई है और अनूप की आत्मा ने अपने धूल भरे हाथों से सुरेश का दम घोटना शुरू कर दिया है। सुरेश का दम घुटने लगा था। सुरेश छटपटाता हुआ अपना हाथ हवा में उठा लेता है, ठीक वैसे ही जैसे अनूप ने मरते वक्त मदद मांगने के लिए अपना हाथ उठाया था। सुरेश ठीक से सांसें नहीं ले पा रहा था। वो जल्द ही बेहोश हो गया, लेकिन उसका हाथ अभी भी हवा में उठा हुआ था। सुरेश को बेहोश हुए कई दिन बीत गए थे। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ये कोमा में चला गया है। सुरेश के साथ हुई दुर्घटना के बारे में सुनकर विष्णु महाराज उसे देखने भानु के घर पहुंचे और जब उन्होंने सुरेश को देखा तो वो हैरान रह गए। सुरेश का हाथ हवा में उठा हुआ था और उसकी आंखें अपनी ही छाती को घूर रही थी, जैसे अब भी उसकी छाती पर अनूप का साया बैठा हुआ हो। विष्णु महाराज ने आगे बढ़कर प्रार्थना के भाव से सुरेश के माथे पर अपना हाथ रखा और उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना हाथ किसी आग की भट्टी पर रख दिया। उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और सीधा कमरे से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे भानु भी आया। तब विष्णु महाराज ने भानु को बताया, कोई साया है भानु जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। उस साये के अंदर निराशा और अकेलापन भरा हुआ है। उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा है जो इतना गहरा है कि उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ऐसा मायूस साया सुरेश से कैसे चिपक गया ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं एक बात तुम्हें बता देता हूँ, वो साया सुरेश का दम घोट रहा है। उसने सुरेश की आत्मा को उसके ही शरीर में कैद कर दिया है। अच्छा होगा तुम सुरेश के घर वालों को बुला लो। तब भानु ने बताया कि सुरेश का अपना कोई भी नहीं। विष्णु महाराज गंभीर हो गए और उन्होंने भानु को समझाया, तुम सुरेश से दूरी बना लो, क्योंकि तुम अगर सुरेश की मदद करने की कोशिश करोगे तो वो साया तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। विष्णु महाराज की बात सुनकर भानु डर गया और एक रात भानु ने सुरेश को ले जा करके सरकारी अस्पताल के सामने रख दिया। कुछ घंटों के बाद अस्पताल के कर्मचारी उधर से गुजरे। सुरेश को सरकारी हॉस्पिटल के नाम पर बस इतनी सुविधा मिली जिससे उसकी सांसें चलती रही। सुरेश अपने ही शरीर में कैद हो गया था, घुट घुट के मरने के लिए, ठीक वैसे जैसे अनूप मरा था। कभी कभी भानु सरकारी अस्पताल जाया करता और दूर से ही सुरेश को देखता और पाता कि सुरेश की आंखें पथरा गईं। उसका एक हाथ अभी भी हवा में उठा हुआ जैसे वो मदद मांग रहा। सुरेश जिंदा है पर खामोश है, लेकिन अपने ही शरीर में घुट रहा है। उसके अंदर से आवाज आती है, घुटन घुटन हो रही है, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, घुटन। कहते हैं अनूप का साया भानु से चिपक गया है और वो उसे वैसी ही मौत दे रहा है जैसे वो खुद घुट घुट के मरा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी घुटन पसंद आई हो तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल कथा कन्या को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें और कहानियां बनाने की ताकत देता है। मिलते हैं एक नए राज, एक नए किरदार के साथ सिर्फ कथा कन्या चैनल पर।